नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा हुआ सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण के लिए नेताओं में जोर आजमाइश जारी है और इसको लेकर के चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि वोटिंग क्यों कम हो रही है। वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जेडीयू नेताओं ने सभी पार्टियों से इस पर विचार करने को भी कहा है कि आखिर वोटिंग कम क्यों हो रही है। दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे फेज की रणनीति पर नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर पटना के जेडीयू ऑफिस में झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और सुपौल के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की, पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ में चुनाव में हो रही कम वोटिंग पर चिंता भी जताई। नीतीश कुमार ने वोटर्स को बूथ तक लाने का टास्क पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपा। हमारे नेता मुख्यमंत्री की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। बता दें कि बिहार में पहले चरण की चारों सीटों पर 48.23% वोटिंग हुई थी, जबकि 2019 में इन चारों सीटों पर 53.74% मतदान हुआ था। मतलब 2024 के पहले फेज में 2019 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई। कुछ ऐसी ही तस्वीर दूसरे फेज में भी देखने को मिली। दूसरे फेज की 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.58% वोटिंग हुई, जबकि इन 5 सीटों पर 2019 में एवरेज वोटिंग परसेंटेज 62.92% थी। मतलब दूसरे फेज में भी 2019 के मुकाबले 4% वोट कम पड़े। ये हाल सिर्फ बिहार का ही नहीं है, बल्कि हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में वोटिंग इस बार कम हुई है, चाहे वो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान हो। कम वोटिंग से किस पार्टी की सेहत पर असर पड़ता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वैसे पटना में हुई बैठक के बाद जेडीयू नेताओं का कहना है कि इस बार सबको विचार करने की जरूरत है कि आखिर वोटिंग कम क्यों हो रही है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब जरा आप समझिए कि कम वोटिंग का ट्रेंड आखिर क्या कहता है। देखिए, दूसरे चरण में देश की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में महज 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोटिंग की। जबकि अगर साल 2019 की बात करें, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उस दौरान इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया था। ऐसा ही हाल 2024 के पहले चरण में भी देखने को मिला था। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव की अगर बात करें, यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। तो जो ट्रेंड दूसरे चरण में भी बरकरार रहा, दूसरे चरण में किसी भी राज्य में मतदान का जो आंकड़ा है वो 80% को पार नहीं कर पाया। तो आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में, यानी कि 78.6% त्रिपुरा में वोट पड़े। तो वोटिंग का ट्रेंड ये बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो कम रहा है। चलिए, अब कम होते हुए वोटिंग के इस ट्रेंड की वजह क्या है और असर क्या होगा, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये उन सीटों के उम्मीदवारों के लिए जरूर चिंता वाली बात है जहां पर इसके पहले के चुनाव में कम मार्जिन से जीत हार का फैसला होता रहा है।
बढ़ते हैं आगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल किया है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार भी किया। दोनों नेताओं के बीच ये वॉर सोशल मीडिया साइट एक्स पर चल रही है। – 2024 की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई। एक तरफ नेता रैलियों के जरिए सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे पर निशाना साधने और अपनी बात रखने का माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस की सोच पर लगातार प्रहार जारी है। पीएम ने शुक्रवार को बिहार के अररिया और मुंगेर में रैली की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी की साजिश का आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री के हमले के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और पीएम से कुछ सवाल पूछे। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत क्यों है? संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? जवाब दे। लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर ही लालू प्रसाद को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे, तो आप कहां थे? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया था, तो आप कहां थे? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आगे और तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें न बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे को खूब भुनाया था। एक बार फिर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर वैसी ही कोशिश की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया, साथ में ये कहते हुए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप संविधान पर चुनावी सवाल जवाब को जरा समझिए। देखिए, चुनाव में छोटी छोटी बातों को भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता था। 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव था। उसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर एक बयान दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उसी बयान पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उस बयान को पकड़ लिया और पूरे चुनाव में लालू प्रसाद ने उस बयान को ऐसे पेश किया जैसे बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। और इसका असर यह हुआ कि 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। एक बार फिर लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर वैसे ही सवाल पूछे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी पहले से ही अलर्ट है और यही वजह है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन सवालों के जवाब जोरदार तरीके से दिए। साथ में सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, तब तक कोई संविधान नहीं बदल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मौसम चुनाव का है, ऐसे में बिहार में शिक्षकों की बहाली पर सबसे ज्यादा श्रेय की सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार में जो शिक्षक बहाली हुई उसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी और शिक्षकों की बहाली उनकी 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा थी। तो ऐसे में 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। 5 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद, भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक ही मुद्दा लगातार छाया हुआ है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षकों की बहाली उनके 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा, हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। बिहार की नौकरी पर श्रेय की सियासत में सभी पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नौकरियों का श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें, 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? बिहार में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल थे, इसी वजह से ये नौकरियां मिली। लेकिन ये भी सच है कि 2005 से अब तक यानी नीतीश कुमार के करीब 18 साल के शासन में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। वही जेडीयू का दावा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में सरकारी नौकरी का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं, जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई, वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की,
मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो झारखंड की 14 में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है और कुछ सीटों पर जरूर बागी उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बना रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। इसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने के लिए इस बार गठबंधन ने साझा रणनीति तैयार की है। ऐसे में 12 सीट पर जीत दोहराने और 2 सीट पर जीत दर्ज की बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। तो ये कह सकते हैं आप कि हमें इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं बढ़त हासिल है और उस बढ़त को आगे वोट में परिवर्तित करना और अपने पक्ष में जीत सुनिश्चित करना, इसके लिए कार्यकर्ता लगे। 14 सीट पर बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने इस बार साझा फॉर्मूला बनाया। इसके तहत कांग्रेस को 7 सीट मिली, जेएमएम के हिस्से में 5 सीट आई, आरजेडी और माले को 1-1 सीट पर संतोष करना पड़ा। गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर सीपीआई और सीपीएम ने कुछ सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लोहरदगा में बागी जेएमएम विधायक चमरा लिंडा चुनौती दे रहे हैं, तो राजमहल में बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी ताल ठोक रहे हैं। पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच होने जा रहा है। अब क्या कुछ मुकाबला रहेगा, मुकाबला कैसा रहेगा ये बताइए। देखिए, इंडिया अलायंस के टक्कर में अब एनडीए है ही नहीं इस राज्य में। इसलिए नहीं है कि चूंकि जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन काल में चकनाचूर हो गया, महिलाओं का सम्मान तार तार हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे जनता पूरी तरह एनडीए कुनबे को या भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना चुकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, पर इस बार राजनीतिक हालात बदल गए हैं और दोनों गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। और किससे कर लिया है किनारा? वोट